जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं 2 नवंबर 2023 का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करेंगे आज का महत्वपूर्ण सेशन, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बन सकता है, उसी पे बात करेंगे। तो पहले आज आपके लिए खास क्या रहने वाला है ना, कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा आंदोलन हो रखा है। ये आंदोलन किसके लिए है? तो जो मराठा समाज है वो जो है ओबीसी का मांग कर रहा है, ठीक है, ये आरक्षण का मांग कर रहा है। ये आरक्षण इसको मिला था 2016-18 में ही, जो है इसको महाराष्ट्र का जो है विधानमंडल से पास कर दिया गया था 18% आरक्षण। फिर जो है आपका महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जो है उसको 16% से घटा करके 12-13% कर दिया। फिर आगे में जाकर के 2021 में आपका सुप्रीम कोर्ट जो है इस आरक्षण पर रोक लगा दिया, बोला कि 50% का जो सीमा है उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी वजह से ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तब से लेके अब तक जो है ये मामला बहुत ज्यादा अभी खास करके ज्यादा इसी वजह से तूल पकड़ा हुआ है। वहां पे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे है, ठीक है, और वो शिवसेना से अलग होकर के बना है, ठीक है। उसके बाद ये पहला ऐसा मामला है कि इतना जबरदस्त तरीके से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कई लोग का मृत्यु हो गया, कई लोग घायल हैं, कई विधायक के घर में आग लगा दिया गया है, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे अभी जो है सर्वदलीय अपना मंत्री का जो है बैठक बुलाया है और उसी में बोला गया है कि जो है आपको जो मराठा साम्राज्य है, जो अपना कुंभी जाति का जो सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये कुंभी जाति क्या है, इन सब चीजों के बारे में अभी आपको बताएंगे। जैसे आप भी बोले ना, आपको 50% आरक्षण का सीमा पर, तो ये इंदिरा साहनी केस से क्या है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन 1992 में क्या दिया था कि 50% का सीमा नहीं बढ़ना चाहिए। आप लोग को पता भी होगा कि बहुत सारे स्टेट में 50% से अधिक जो है जाति पर, अगर जाति आधारित अगर आरक्षण देखिएगा तो 50% से अधिक बहुत स्टेट के पास है जो सीमा का उल्लंघन कर रहा है। जैसे तमिलनाडु है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, ऐसे बहुत राज्य है, मगर सिर्फ महाराष्ट्र पे ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारा बात करेंगे। सबसे पहले आज ओबीसी से मतलब आपका यानी ओबी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो पहले बार जो है आपका समिति बनाया गया, ठीक है, आयोग बनाया गया काका कालेकर कमेटी से लेकर के आपका फिर मंडल आयोग आया, फिर मंडल आयोग के बाद इंदिरा साहनी केस आया, फिर आपका अनुच्छेद मतलब ये 102वां संविधान संशोधन होने के बाद जो है आपका ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये सारा चीज के बारे में आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आज आरक्षण का पूरा मुद्दा सुलझा देंगे कि ये आरक्षण होता क्या है। देखिए ये आरक्षण ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में एक जो है वहां का जो है एक आदमी है, ठीक है, वो कोई संपन्न परिवार से नहीं है। कहा जाता है कि पहले होटल में काम करते थे और आज उसके पीछे पूरे महाराष्ट्र का जितना आबादी है ना, उसमें से 31% लोग जो है मराठा इससे आते हैं, ठीक है। जो अभी आप मांग कर रहे हैं आरक्षण का, ओबीसी का मांग कर रहे हैं, 31% मतलब आबादी मराठा है। कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सारा लोग उसके पीछे में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है धारण कर चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्या है ना, अभी यूनेस्को ने जो है एक उसको क्रिएटिव शहर बोलते हैं, ठीक है, क्रिएटिव शहर का घोषणा कर दिया गया। अब तक पहले इससे पहले जो है 8 शहर को दिया गया था, फिर 2 शहर को जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपका क्या बोलते हैं, एक कोझिकोड है और एक आपका ग्वालियर है, ठीक है। तो टोटल जो है ना इस बार जो है 55 शहरों को घोषित किया गया, उसमें से 2 शहर अपना किसका है, भारत का है, ठीक है। तो ये सारा चीज बात होगा। उसके बाद बांग्लादेश और भारत के बीच जो है अभी एक आपका समझौता मतलब ये उद्घाटन हुआ है 3 चीज का। एक अखोड़ा अगरतला रेल लाइन है, ठीक है, फिर आपका मोंगला पोर्ट वाला बंदरगाह वहां पे भी किया गया। उसके बाद आपका थर्मल पावर प्लांट का किया गया है, मोदी जी द्वारा जो है कल इसका उद्घाटन करवाया गया है। और बहुत सारा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन होगा आपके सामने हम बात रखेंगे, फिर हम लोग आराम से चीजों को समझेंगे। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन है आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, कुंभी जाति। तो पहले ये समझिए कि कुंभी जाति, ये कहां भाग रहा है, हाँ क्या बोल रहा है कि कुंभी जाति का संबंध किस राज्य से है। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि ये कुंभी जाति का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। अब इसको थोड़ा सा आपको हम संपूर्ण तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुंभी जाति आखिर में है क्या। पहली बार नाम सुने होइएगा। देखिए महाराष्ट्र में है ना, सबसे पहले महाराष्ट्र में आइए कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी लोग रहते हैं। और टोटल जितना महाराष्ट्र का जनसंख्या है उसमें से 31% कौन लोग हैं, तो मराठी लोग हैं। क्या कहिएगा, 31% लोग क्या है, मराठी है। इस 31% मराठी लोग जो है, यानी जब निजाम का शासन हुआ करता था, जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे, उससे पहले जो है मराठी जो भी मराठे जाति के लोग थे, ठीक है, उसको एक जो है सर्टिफिकेट दिया जाता था, या फिर उसको जो है इस नाम से बुलाया जाता था। कुंभी का मतलब क्या होता है, जो मराठा जाति थे, जो कृषि से संबंधित रखते थे, जो कृषि कार्य करते थे, ठीक है। देखिए हर जाति में है ना, हर लोग संपन्न नहीं होता है, ठीक है।
यहाँ पे बहुत क्या है, बहुत जो है असमानता है, बहुत बहुत ज्यादा असमानता है। कोई बड़े आदमी है, कोई छोटे आदमी है, कोई कृषि कार्य करते हैं, कोई और कार्य करते हैं, ठीक है। तो आजादी से पहले नहीं बोलिए, उससे आजादी से पहले तो वो निजाम के अंदर आता था। अब देखिए महाराष्ट्र का थोड़ा सा आपको हम भौगोलिक स्थिति थोड़ा बता देते हैं कि ये महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र में, औरंगाबाद वाला एरिया आपको पता होगा, ठीक है। औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में, बिहार वाला औरंगाबाद नहीं समझिएगा, ठीक है। ये जो है आपको महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद, ये देख रहे हैं, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है। तो ये वाला इधर वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे ऐसे करके एरिया दिखेगा ना, ये यहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद वाला एरिया, यहाँ पे सबसे अधिक जो है आपका बहुल क्षेत्र है मराठा का, सबसे ज्यादा बहुल क्षेत्र है। और यही के लोग जो है ज्यादातर कुणबी जाति के हैं, कुणबी जाति का ज्यादा आदमी जो है यही है। तो आजादी से पहले जब यहाँ पे हैदराबाद का जब निजाम, यहाँ पे जहाँ मालूम है आपको, ये आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, ये तेलंगाना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया में ना जब निजाम का शासन हुआ करता था, तो यहाँ के लोग को जो मराठा जाति के हुआ करते थे, ठीक है, तो उसको कुणबी का सर्टिफिकेट, उसको कुणबी करके बुलाया जाता था, कुणबी, बस समझिएगा थोड़ा सा क्या कहते थे उसको, कुणबी। और उसको सर्टिफिकेट 1960 से पहले, यानी 1960 समझे, जब गुजरात जो है महाराष्ट्र से अलग हो गया, ठीक है, ये अलग जो है स्वतंत्र रूप से जो है महाराष्ट्र अलग होकर के गुजरात बन गया, तो उससे पहले यहाँ के जो भी मराठा जाति के लोग थे उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता था। और जिसको कुणबी का मतलब सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो वो क्या हो गया, उसको आरक्षण में शामिल कर लिया जाता था, ठीक है। अब क्या हो गया, 1960 के बाद ये क्या हो गया, अब जो है मराठा जो भी लोग हैं, ठीक है, उसको क्या है ना, ये आपका कुणबी का सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया गया। जब अब कुणबी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तो इसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे आपका 97 से, मतलब 1997 से ही, उससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुका है, यहाँ पे आंदोलन कई बार जो है पकड़ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे आंदोलन चल रहा था कि जो भी मराठा साम्राज्य है उसको कुणबी जाति का जो है प्रमाण पत्र दिया जाए, और वो प्रमाण पत्र के तहत जो है उसको आरक्षण मिलेगा। तो ये बात चल रहा था, हुआ नहीं, आंदोलन चलता रहा। तो फिर उसके बाद क्या हो गया आपका 2018 में, आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, 2018 में जो है आपका महाराष्ट्र विधानमंडल में, यानी विधानसभा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो है एक विधेयक पारित कर दिया गया, और बोला कि 16% जो भी मराठा आपका समाज है, यानी मराठा जो जाति है, उसको जो है 16% आरक्षण दिया जाएगा। कितना परसेंट कहिए, 16%, ठीक है। 16% आरक्षण देने का विधेयक पास हो गया। जब विधेयक पास हो गया, तो महाराष्ट्र जो हाईकोर्ट है, उसने क्या बोला, उसने इस आरक्षण को, इस 16% को रद्द नहीं किया। इसने क्या बोला कि ये जो आप 16% दिए हैं, इस 16% को थोड़ा घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना, 12% और 13% कर दिया। अब ये आरक्षण कहाँ मिलेगा, तो शैक्षणिक संस्था में मिलेगा और सरकारी नौकरी में मिलेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने ये बात बोला, क्या बोला कि 12 और 13% ही रहने दीजिए, 16% नहीं रहिए। काहे नहीं रहिए भाई, तो अभी आपको बताते हैं कि 16%, ये जब आरक्षण का सीमा जो है ना 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अभी आपको बताते हैं ये क्यों नहीं होना चाहिए। तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट 12 से 13% बात बोला, तो ये बात बोला, ठीक है। फिर आगे में सुप्रीम कोर्ट में 2021 में केस गया, और वहां पे जाके क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि ये जो आरक्षण आप दिए हैं मराठा जो है, ये क्या है, ये संवैधानिक नहीं है। इसको क्या कर दिया, रोक लगा दिया, कैंसिल कर दिया। कब, 2021 में। देखिए यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। अब 2018 में बिल पारित हुआ, ठीक है। 2019 में जो है महाराष्ट्र मतलब उच्च न्यायालय जो है आपका 16% से घटा करके 12% और 13% कर दिया। फिर 2021 में क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को क्या कर दिया, आपका मतलब अवैध कर दिया, यानी इस पे रोक लगा दिया। अब यानी 2021 से लेकर के अब तक जो है ये बात आपका क्या चर्चा में बना हुआ है। अब आते हैं कि 50% की सुप्रीम कोर्ट जो है क्यों इस पे रोक लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी हम लोग का कोई भी अगर कानून बनता है, ठीक है, उसका पुनरावलोकन करने का शक्ति किसको है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या सही होगा क्या गलत होगा इसके बारे में कौन बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको हम बताते हैं इसमें हुआ क्या था। देखिए सबसे पहले अभी क्या बोले 50%। अब 2-3 डायमेंशन को समझ जाइएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यहां पे आइए कि आरक्षण ओबीसी किसके बारे में बोले हैं, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है आपको आरक्षण का बात कहां पे, ये बात संविधान में है कि नहीं, SC ST का है, लोग को समझ में आता है, ठीक है। ओबीसी के बारे में कहां प्रावधान है, नहीं है, पहले इसी को समझता है। तो सबसे पहले जो है ओबीसी को आरक्षण के लिए सबसे पहले 1953 में जो है राष्ट्रपति देखिए राष्ट्रपति चाहेगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से
कोई भी अगर जाति आपका क्या है पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको आरक्षण दे सकता है अनुच्छेद कितना में, इसके लिए आयोग बना सकता है। आयोग अनुच्छेद कितना में, 340 में। तो 340 अनुच्छेद का इस्तेमाल करके यानी प्रयोग करके जो है राष्ट्रपति 1953 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम काका कालेकर समिति था। क्या था? काका कालेकर काका कालेकर आयोग। ये बात याद रखिएगा कि काका कालेकर आयोग क्या था। तो क्या कहिएगा, ओबीसी के लिए आरक्षण यानी अन्न पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे पहले कोई अगर आयोग बना था तो 1953 में बना था। और किसकी अध्यक्षता में बना था? काका कालेकर के अध्यक्षता में बना था। कब? 1953 से लेकर 1955 तक ये बात चला, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति को ऐसा शक्ति कहां मिलता है? अनुच्छेद 340 में मिलता है। ये बनाने के बाद जो है यहाँ पे अपना रिपोर्ट सिफारिश किया, तो ये बात जो है आपका बन नहीं पाया, फिर ये जैसे का वैसे रह गया। फिर इसके बाद आपका मंडल आयोग आता है। मंडल आयोग के बारे में आप लोग अच्छा से जानते होइएगा, जब इंदिरा गांधी थी सत्ता में बैठी हुई थी, ठीक है, तो 1975 यानी 75-76 से खूब ज्यादा जो है आपका प्रोटेस्ट होने लगा था, ठीक है। आप लोग जानते हैं उस टाइम जो है इमरजेंसी भी लगा था, बहुत सारे नेता को जेल में भी भर दिया गया था। तो 1977 में इलेक्शन हुआ, ठीक है, और मोरारजी देसाई क्या बने? देश के प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री ही इसी वजह से बने थे क्योंकि जितना भी लोग है, किसान लोग, गरीब लोग, सबका इसको समर्थन मिला था। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, संपूर्ण क्रांति, उस टाइम जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, ठीक है। तो 1977 में उसका मोरारजी देसाई का सरकार बना। उसके बाद जो है इसने क्या किया, 1979 में, क्या कहिएगा, 1979 में जो है मंडल कमीशन का क्या कर दिया आपका स्थापना, मतलब मंडल कमीशन का जो है मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन क्यों बनाया भाई? उसने मंडल कमीशन को इस वजह से बनाया कि आप जो है टोटल देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो अन्न पिछड़ा वर्ग आयोग में जाति, मतलब कितने ऐसे जाति होंगे जो आपका शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या है, पिछड़ा है, ठीक है। तो इसने इसको इस आयोग का गठन किया 1979 में और ये अपना रिपोर्ट का पेश करता है 1980 में, ठीक है। एकदम बात आराम से समझते चलिएगा। 1980 में रिपोर्ट पेश किया। अब क्या हुआ, मोरारजी देसाई जो है उसका सरकार गिर गई। सरकार क्यों गिर गया भाई? तो उस टाइम आपको पता है कि कई दल का जो है गठबंधन था, ठीक है। तो ये पहले अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले जो है अपना पद से ये इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठा भैया? तो चौधरी चरण सिंह बैठा। फिर यहाँ ये भी नहीं चल पाया, 1980 में आपका इलेक्शन हो गया, फिर कांग्रेस ही आके बैठी। तो ये क्या हो गया, ये लागू नहीं हो पाया। जो मंडल कमीशन अपना, ये मंडल कमीशन यहाँ पे लिख लीजिए, मंडल कमीशन आपको आज बढ़िया से हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मंडल कमीशन अपना रिपोर्ट तो पेश कर दिया 1980 में, मगर ये संवैधानिक, ये जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन का आपका लफड़ा की वजह से ये लागू नहीं हो पाया। फिर ये जस का तस रह गया। फिर इंदिरा गांधी रहा, फिर इंदिरा गांधी का 84 में मृत्यु हो जाता है, फिर राजीव गांधी बैठता है। फिर राजीव गांधी गिरने के बाद फिर इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद जो है आपका 1989 में जो है आपका कौन बन, ये आपका वीपी सिंह बराबर विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। वीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है ये मंडल कमीशन का जो सिफारिश था उसको जो है 1990 में ये लागू कर दिया। कब लागू कर दिया? 1990 में। आराम से समझिएगा, 1990 में जो है ये इसको लागू कर दिया। किसको भैया? तो क्या कहिएगा, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जब लागू कर दिया तो आरक्षण का बात कहा गया। और आरक्षण किस आधार पर होगा? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी जो है शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी जाति जो है आपका क्या हो जाएगा, पिछड़ा रहेगा, उसको जो है आपको आरक्षण का देने का बात कहा गया, ठीक है। और ये जो है आयोग जो बना था कौन सा अनुच्छेद के तहत? 340। ये भी याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति, कोई भी आयोग का जो है इस टाइप का पिछड़ा वर्ग आयोग हो या एसटी आयोग हो या एसटी आयोग हो, इसका जो है गठन करने का मतलब ये किसको अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो वो अपना जैसे जैसे आयोग होता है उसी अनुच्छेद के तहत जो है वो उसको क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। तो ये क्या कर दिया 1990 में, इसको लागू कर दिया। जब लागू हुआ तो आप लोग को पता भी होगा कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ आपका जेएनयू में, वहां पे दिल्ली में बहुत सारे लोग जो है आत्मदाह भी कर लिए, ठीक है। इसको लेके बहुत ज्यादा बवाल चला। फिर इलेक्शन हुआ 1991 में। 1991 में फिर क्या हुआ? 1991 में फिर से इलेक्शन हुआ और यहाँ पे आपका सरकार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बन गई। तो ये आरक्षण को तो आप रोक नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर अभी भी भारत में आपको मालूम है बहुत सारे अभी भी जाति आधारित जनगणना हुआ है। बिहार में तो देख ही रहे मामला क्या चल रहा है। तो फिर 1991 में आपका क्या हो गया, इलेक्शन हुआ। यहाँ पे क्या आपका पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन के आया। इसने प्रधानमंत्री जब बना तो इसने भी क्या कर दिया, अभी जो देख रहे हैं ना ईडब्ल्यूएस, यानी जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ, जो मतलब आर्थिक रूप से मतलब नहीं बोलते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है ईडब्ल्यूएस जो दिया है, तो ये अब आज का नहीं है, ये 1991 में भी दिया था। ये तो आपका ये 103वां संविधान संशोधन जो हुआ है आपका 2019 से जो लागू है,
अभी जो है ईडब्ल्यूएस जो है देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस जो देख रहे हैं, ये 103वां संविधान संशोधन हुआ आपका कब, 2019 में, ठीक है। तो ये सबसे पहले कब आया था, 1991 में ले आया था। कौन लेके आया था, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेके आई थी कि जो भी आर्थिक रूप से जो लोग जो है मतलब समान जाति के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, उसको जो है ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो हुआ क्या, जब ये 10% की बात हुआ तो इसको लेकर के जो है आपका बहस छिड़ गया। बहस क्या छिड़ गया कि इतना आरक्षण पहले तो ओबीसी को मिल गया, फिर आपका ईडब्ल्यूएस को, यानी फिर एससी है, एसटी है, तो ये क्या हो गया, एक केस हो गया सुप्रीम कोर्ट में, जो है एक केस हो गया, जिस केस का नाम, चलिए अब इसको हम इधर ले लेते हैं। एक केस हो गया, एक केस सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी, इसका नाम सुने होइएगा आप लोग, ठीक है। इंदिरा साहनी केस हो गया, इंदिरा साहनी केस हो गया। एक इंदिरा साहनी केस क्या, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि आरक्षण जो है मतलब जो इतना ज्यादा जो आरक्षण हो रहा है, इतना आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी किया। इसके ये केस कब हुआ भाई, 1992 में हुआ। इंदिरा साहनी केस कब आया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस आया 1992 में, और सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी किया और उसने ये बोला कि आरक्षण का सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होगा, 50% से अधिक आपको आरक्षण नहीं। ये किसका गाइडलाइन है, आपका सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। ये याद रखना है आपको कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि 50% से अधिक जो है आपका जो भी है आरक्षण नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जातिगत मतलब जाति आधारित जो भी आरक्षण आप दीजिएगा 50% का जो सीमा है, इससे आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। ये बात समझ गए, इंदिरा साहनी केस में ये बात बोला। ये कौन बोला, सुप्रीम कोर्ट अपना गाइडलाइन जारी कर दिया। फिर ये आपका रेगुलर चलता ही रहा, ठीक है। फिर ये इसमें जो है इंदिरा साहनी के अनुशंसा पर जो है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन भी हुआ। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया। अभी जो है उसको संवैधानिक किया गया है कब, 102वां संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं 2018 में। ये सब देखिए एक साथ मिला करके लेके चल रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझते चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सारा चीज हम कट टू कट एकदम बता रहे हैं, ठीक है। तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, यही इंदिरा साहनी केस के बाद ही जो है उसी ने गाइडलाइन किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो है एक आयोग बनाना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी दे दिया कि जाति आधारित जो भी आरक्षण है 50% से अधिक नहीं होगा, और 1993 में एक आयोग बना। और ये आयोग को जो है अभी आपको अपना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जब सरकार बने तो वो क्या किया, आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल कितना है 338 के बी में, 338 के बी में जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है। तो अभी आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको कब संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो क्या कहिएगा 2008 में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में, तो क्या कहिएगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। और कहां पे जोड़ा गया है, तो 338 के बी में जोड़ा है। ये बना था कब, तो 1993 में। किसकी अनुशंसा पर बना था, तो क्या कहिएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो केस हुआ था, उसी में सुप्रीम कोर्ट 50% बोला। अब ये देखिए 50% तो बोल दिया कि 50% से अधिक नहीं होगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो 50% से अधिक आरक्षण है। जैसे अब किसका है, तमिलनाडु का है, ठीक है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि वहां पे एससी एसटी ज्यादा लोग हैं। अभी आपको बता देते हैं लगभग 79% के करीब करीब आरक्षण है, सबसे अधिक लोग वहीं पे रहते हैं अब तमिलनाडु सरकार। और ये कब, इंदिरा साहनी केस से पहले ही वहां पे जो है इतना आरक्षण दे दिया गया है तमिलनाडु में। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ये जो है केस आता है, ये बहुत बार ये बात आता है कि फलाना सरकार, बहुत सारा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में आपका पेंडिंग भी है कि बहुत जो है राज्य सरकार जो है इस चीज का 50% का सीमा जो है उल्लंघन करके अपना आरक्षण देता जा रहा है। अभी झारखंड सरकार भी कर रखा है, छत्तीसगढ़ में भी ये बात चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इंदिरा साहनी जो केस, ये जो केस आया था, ये 9 जजेस का केस, बेंच का केस था, ठीक है, 9 जज में था, 9 जज। अब इसको, इस बात को जो है आपको अगर रोकना है तो आप 11 बेंच का जो है 11 जज का 11 जज का एक बेंच मतलब बनाना पड़ेगा, फिर जाके इसको अपना, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपने कानून को जो है अपना फिर रिव्यू कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसके लिए लेट चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी गाइडलाइन है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। इसी को लेकर के 2021 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि ये जो है मराठा जो आरक्षण दिया गया है, ये मराठा आरक्षण आपका क्या है, असंवैधानिक है, और इसी वजह से ये आपका 50% के सीमा को उल्लंघन कर रहा था। इसी वजह से इस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। अब आप मेरे हिसाब से ये बात पूरी समझ गए होइएगा कि ये आरक्षण क्या है। अब आरक्षण देखिए, जाति आधारित आरक्षण जो है आप दे सकते हैं, मगर 50% का सीमा पार नहीं कर सकते। ये इंदिरा साहनी केस में कहा गया। अब ऐसा नहीं है कि ये लकीर है, अब हो सकता होगा, क्योंकि देखिए अभी अलग अलग स्टेट में जो है आपका जाति आधारित जनगणना हो रहा है। हो सके कहीं पे बहुत ज्यादा जो है आपका बहुत कोई जाति हो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, तो उसको जो है आरक्षण देने की बात हो, ठीक है। तो इस केस के लिए फिर आपको अब कोई भी केस अगर
9, अब क्या है कि 9 जजों का जो है बेंच बैठ करके इस पर फैसला दे देगी। अगर इसके फैसला को आपको काटना है तो इससे अधिक जो है आपके जो है जजों का बेंच आपको गठित करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए फिर अब 11 जज चाहिए, समझ रहे हैं, 11 जज के लिए तो इसका एक बहुत लंबा प्रक्रिया है। इसके लिए फिर आपको क्या सुप्रीम कोर्ट को अपना क्या मतलब एक जो है जजों का जो है पैनल बनाना पड़ेगा। फिर उसके लिए फिर इस पर पूरा जांच करेगा कि कितना % क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से अक्सर आप सुनते होइएगा, आपको न्यूज में या पेपर में या फिर हमेशा मुद्दा बना हुआ रहता है आरक्षण का कि 50% आरक्षण। तो यही 50% आरक्षण है इंदिरा साहनी केस है। उसने बोला कि 50% से अधिक जो है आरक्षण आप जाति आधारित नहीं दे सकते हैं। अभी आरक्षण का क्या सीन है तो थोड़ा सा समझ जाइए। अभी जो है ना 27% ओबीसी के लिए है, ठीक है, 15% एससी के लिए है और 7.5% एसटी के लिए है और 10% जो है आपको हम बोल ही दिए ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये ईडब्ल्यूएस कब आया था तो आपका 2019 में आया था 103वां संविधान संशोधन। और 102वां संविधान संशोधन से ओबीसी को जो है आपको क्या कर दिया, संवैधानिक मतलब आयोग दर्जा दे दिया गया। कौन सा अनुच्छेद में, 338 के बी में, ठीक है। ये बात मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा, ठीक है। तो चलिए यही है आपका पूरा कहानी। ये कहानी क्या है तो कुंभी जाति का संबंध किससे हो जाएगा, महाराष्ट्र से हो जाएगा। और ये कौन से लोग हैं तो जो मराठा लोग हैं उसी को जो है वो लोग को जो एक डिग्री दिया जाता था, मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, प्रमाण पत्र। उसी प्रमाण पत्र के तहत ये जो है अपने आप को क्या कहते थे, कुंभी कहते थे और उसको आरक्षण मिलता था। और इसी पर जो है आपका रोक लग गया है। इसी को लेकर के लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। बहुत ज्यादा लोग का जो है जान माल का जो है क्षति भी हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, पिछले अभी 25 तारीख से लेकर अब तक जो है वो अनशन पे बैठे हुए हैं, ना पानी पी रहे ना कुछ पी रहे हैं। बोल अगर उसका मृत्यु हो जाता है गलती से भी, जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। अभी कई विधायक का घर को जला दिया गया है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो एकनाथ सिंह पूरा सख्ते में आ गए हैं और सबका जो है क्या कर दिया गया, विधायक दल का जो है बैठक बुलाया गया। सारे पार्टी वहां पे जो एनसीपी जो शरद पवार है, सारे पार्टी का सहमत भी है कि नहीं मराठा समुदाय जो भी है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मगर ये जो इंदिरा साहनी केस है यही जो है आकर के इन लोग का क्या कर दिया गया है, सिरदर्द बन गया है, ठीक है। तो ये आपका कुंभी जाति आपको याद रखना है। थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में आप क्या बोले तो महाराष्ट्र गुजरात का वन 1960 में अलग हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र का तो मुंबई जान ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं, ये बात आप लोग को याद रखना है। और ये जो कुंभी जाति है ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये आपका शिवाजी के समय से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुंभी समाज समझ गए कि ये कुंभी समाज क्या है, इंदिरा साहनी केस क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा वो बहुत बार पूछता है कि पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे पहले आयोग कौन आया था, तो काका कालेकर आयोग, याद रखिएगा 1953 में आया था पहली बार। मतलब जाति आधारित जो है आपका आरक्षण के लिए सबसे पहले काका कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, ठीक है। और वो कौन सा अनुच्छेद के तहत, 340 अनुच्छेद के तहत बनवाया गया था। ये राष्ट्रपति को अधिकार है। फिर उसके बाद मंडल आयोग आया, फिर ये सारा चीज आपका चलता रहा। चलें आगे बढ़े, मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होइएगा। अब आइए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किसके द्वारा किया जाएगा। देखिए अभी 3 तारीख को करने वाले हैं, क्या तारीख को, 3 नवंबर को ये करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है ना, देखिए अभी हम लोग जो है ना भारत का जो भी कल्चर है, संस्कृति है, भोजन है, पकवान है, इसको जो है ना विश्व पटल में प्रदर्शन करने के लिए हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो उसी तरह से वर्ल्ड फूड इंडिया भी किया जाने वाला है। कहां पे, प्रगति मैदान में। सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर जो है आपका दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। भारत मंडपम जानते हैं। अभी फिर आपका जो है वहीं पे आपका यशो भूमि का भी उद्घाटन किया गया, दिल्ली में ही है, वो भी बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। तो प्रगति मैदान में आपको पूछ देगा कि वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया जाएगा, तो क्या कहिएगा, तो प्रगति मैदान में। कौन करेंगे इसका, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा, तो खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। क्या कहिएगा, खाद्य एवं प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है, तो प्रगति मैदान में किया जा रहा है। इसका इसका लक्ष्य क्या है, विश्व को भारत की समृद्ध भोजन और संस्कृति से परिचय कराना है, ठीक है। जो भारत का जो समृद्ध जो आपका भोजन है, ठीक है, और यहाँ का जो आपका संस्कृति है, ठीक है, इससे पूरे विश्व को क्या कराना है, परिचय कराना है। इसका उद्देश्य, मेन मुख्य उद्देश्य ये है। और इस कार्यक्रम को कौन करा रहा है, तो क्या कहिएगा, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है, तो भारत मंडपम में। ये नटराज की मूर्ति लगी थी, आप लोग को मालूम है। और यही भारत मंडपम में आपका जो है 9-10 सितंबर को जो है आपका क्या हुआ था, G20 का अध्यक्षता हुआ था। इस बार G20 हुआ था ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। यही नटराज की सबसे बड़ी मूर्ति आपका
पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति यहीं पे लगा भारत मंडपम में, सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा लगा हुआ है, लोग जो है यहाँ पे पूरा विश्व का सबसे बड़ा है, तो आके यहाँ पे आदमी अपना बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझते चलना है। यही है आपका वर्ल्ड फूड, ठीक है। तो ये कहाँ किया जाएगा, तो क्या कहिएगा, दिल्ली में किया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं आगे। और आगे क्या है, भारत किस देश के साथ जो है शैक्षणिक संस्थाओं के बीच जो है सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या कहिएगा, शैक्षणिक संस्थाओं के बीच जो है सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभी किया है यूएई के साथ। यूएई क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, यहाँ पे जो है ना, देखिए आईआईटी का भी यहाँ पे उद्घाटन करने की बात हुआ है। अभी जो यहाँ पे जयशंकर भी गए थे कुछ दिन पहले, तो बोला कि आईआईटी, अब यहाँ पे सीबीएसई का नाम सुने होगा, सीबीएसई, ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल भी यहाँ पे आपका यूएई में सीबीएसई का स्कूल चल रहा है, यहाँ पे इसका कार्यालय भी खोलने की बात किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे, आपका यूएई में। तो यूएई का जो है आपका, हम लोग का जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और यूएई के शिक्षा मंत्री दोनों मिलकर के कल जो है आपका इस चेक पर हस्ताक्षर किया गया है। तो क्या कह सकते हैं कि भारत और किस देश के बीच जो है शैक्षणिक संस्था के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, तो क्या कहिएगा, यूएई। यहाँ पे आईआईटी भी आपका खुला है यूएई में, ठीक है। सीबीएसई का स्कूल भी चल रहा है, यहाँ पे ऑफिस भी खोलने वाला है, ठीक है, ऑफिस भी खोलने वाला है। उसके बाद ये जो है शिक्षा के मामले में जो है यूएई और भारत सरकार के बीच बहुत सारा करार भी हुआ है, ठीक है, कि एक दूसरे का जो है आदान प्रदान होगा, तो क्या हो जाएगा ना, लोगों में क्या शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, ठीक है। इसको लेकर के यूएई सरकार और भारत सरकार ये बहुत बड़ा एक तरह से एक बहुत बड़ा पहल मान सकते हैं, ठीक है, कि यूएई के साथ भारत सरकार का ये पहल है, ठीक है। तो अब थोड़ा यूएई के बारे में जान लीजिए, ठीक है। यूएई कहाँ है भाई, तो खाड़ी देश में आता है, हमेशा जो है इधर चलता रहता है, हमेशा नहीं, अभी खास के इजराइल और फिलिस्तीन वाला जो आपका लड़ाई है, यहाँ से तो कुछ ज्यादा ही जो है आपका जो है यूएई अभी चर्चा में बना हुआ है। तो आपका यूएई कहाँ है, तो यूएई आपका यहाँ है। अभी यूएई को और ब्रिक्स, अब हम लोग ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स अपना ब्रिक्स बोलते हैं, हाँ ठीक है, ब्रिक्स का जो है सदस्य भी आपका यूएई बन गया है, ठीक है। एससीओ का तो ईरान बना है, अभी बना है 9वां सदस्य, और ब्रिक्स का जो है 6, अभी जो आपका दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था, उसमें से जो है आपका सऊदी अरब भी बना है, और यूएई जो है ब्रिक्स का क्या बन गया है, सदस्य बन गया। यहाँ पे यूएई जो है ना आपका 7 जो है अमीरात मिल करके यूएई का क्या एक यूएई बना। यूएई का राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी है, क्या कहिएगा, अबू धाबी। और यहाँ का मुद्रा क्या है, दिरहम है, क्या कहिएगा, दिरहम, ठीक है, दिरहम यहाँ का मुद्रा है। और 7 स्टेट हमेशा यहाँ पे याद रखना है, इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे हारमुज जल संधि है, ठीक है। और यहाँ पे आइएगा तो ओमान की खाड़ी है, फिर इधर आपका हिंद महासागर, तो आप तो जानते ही। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, हारमुज जल संधि है। ये कौन जल संधि, हारमुज जल संधि। ये कौन खाड़ी, फारस खाड़ी। ये कौन है, ईरान है। तो ये वाला जगह को एकदम आपको हमेशा याद रखते रहना है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा चलता है। यहीं पे आपका कतर, इसी कतर में जो है 9 भारतीयों को जो है पूर्व नौसैनिक था, उसको जो है फांसी का सजा दे दिया गया। आज से 7 दिन बाद उसको फांसी दिया जाना है। अब तक बात अभी छुपा हुआ ही है। अभी कुछ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से, एस जयशंकर की तरफ से कोई बात अभी नहीं आया है। यहीं पे कतर है, आगे में आइएगा तो यहाँ पे बहरीन मिलेगा, ऊपर में कुवैत है, ये आपका ईरान है, ये आपका सऊदी अरब है, ठीक है। इधर आइएगा तो ये आपका यमन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो 7 अमीरात मिलकर के क्या बना, यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी, यहाँ का मुद्रा क्या है, दिरहम है। 7 अमीरात कौन है, तो क्या कहिएगा, अबू धाबी है, दुबई है, अजमान है, शारजा है, फुजैरा है, उमुल कुवैन है, ठीक है, रसूल खैमा है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार क्रम से पूछ देता है। कल मलेशिया के बारे में बता रहे थे कि मलेशिया जब 1957 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, तो मलेशिया जो है कितने राज्य मिलकर के मलेशिया बना हुआ है। मलेशिया का राजधानी कहाँ है, कुआलालंपुर है, वहां का मुद्रा रिंगिट। तो मलेशिया के बारे में, मलेशिया का नया राजा जो है अभी नियुक्त हुआ है आपका, ठीक है, कल बताया था ना, सिकंदर जी। तो वहां पे 9 स्टेट मिलकर के जो है मलेशिया राज बना है। उसी तरह से यहाँ पे 7 स्टेट मिलकर के आपका क्या बना है, यूएई बना है। तो ये 7 स्टेट कौन हो जाएगा, अबू धाबी, दुबई, अजमान, शारजा, फुजैरा, उमुल कुवैन, रसूल खैमा, यही है आपका। और इसका राजधानी कहाँ है, अबू धाबी है। यहाँ का मुद्रा क्या है, दिरहम है। और यहाँ पे क्या है, हारमुज जल संधि है। ये क्या है, फारस की खाड़ी। ये इसी वजह से बता रहे हैं, ये जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, इजराइल और फिलिस्तीन जो लड़ाई हो रहा है, तो ये जितना भी आपका अरब लीग में जितने भी देश हैं, ठीक है, या ओआईसी में, इस्लामिक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, जो भी देश है यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, खास के अभी का जो सीन है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ का भौगोलिक स्थिति आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, ये बात समझते चलिएगा। चलिए आते हैं, तो यूएई के साथ भारत का क्या हुआ है, शैक्षणिक संस्थाओं के बीच जो है सहयोग बढ़ाने के लिए क्या हुआ है, करार किया गया। चलिए आइए, भारत की मदद से 3 विकास परियोजनाओं की शुरुआत
भारत और देखिए अभी क्या है ना कि भारत सरकार के मदद से, यानी भारत सरकार सबसे अधिक जो है ये जो अभी जो आपका जो है 3 जो है परियोजनाओं का जो उद्घाटन किया गया वर्चुअली रूप से किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री कौन है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये लोग दोनों मिलकर के जो है कल 1 नवंबर था ना, कल ही किया है, ठीक है। तो कल जो है 3 परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस 3 परियोजना में आपको पूछ सकता है, इसी वजह से हम ये तीनों परियोजना आपको लिख दिया। और ये पूरा पैसा किसके तरफ से, ये पूरा सहायता भारत की तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये पैसा किसके तरफ से दिया जा रहा है, भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, तब से लेके हम लोग जो है बांग्लादेश हम लोग का एक अच्छा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश को आजाद करने का हाथ पूरा पूरी किसका था, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना। तो 3 परियोजना कौन सा है, तो अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। ये जो है सीमा पार बॉर्डर, क्या सीमा पार जो है रेल लाइन लिंक आपका, ये आपका खोला गया है। ये पहला अपने तरह का पहला जो है आपका रेल लिंक है, नॉर्थ ईस्ट को आपको जोड़ेगा। थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे मेरे पास है, आपको दिखा देते हैं। देखिए अखौरा रेल तक, अभी मान लीजिए कोई आदमी अगर त्रिपुरा में है, ठीक है, आपको यहाँ ये वाला आपको दिखाता है, यहाँ से आप ज्यादा अच्छा से समझिए। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी यहाँ पे त्रिपुरा में, आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा हम लोग किसके साथ लगाते हैं, बांग्लादेश के साथ लगाते हैं। ये बांग्लादेश है आपका, ये बांग्लादेश है, ठीक है। अब ये बांग्लादेश के साथ कितना लगाते हैं, 4096 जो है हम लोग सीमा लगाते हैं। त्रिपुरा के साथ अकेले जो है कितना 856 किलोमीटर का हम लोग सीमा साझा करते हैं। कितना किलोमीटर कहिएगा, 856, कितना कहिएगा, 856 त्रिपुरा के साथ। अब ये आपको बताते हैं, यहाँ से अगर त्रिपुरा से ऐसे करके आप कलकत्ता जाइएगा तो ऐसे करके आपको घूम के आपको 36 से लेके 40 घंटा के बीच आपको समय लग सकता है। अब ये जो रेल लिंक जो है अखौरा, आपका जो अखौरा अगरतला जो है आपका जो ये जो अब रेल लिंक शुरू किया गया है सीमा पार, ये आप देखिए यहाँ से यहाँ आ जाइए, यहाँ से कहाँ आ जाइए, बांग्लादेश आ जाइए, यहाँ पे ढाका आ जाइए, फिर यहाँ से आप कहाँ चले जाइए, यहाँ आ जाइए। यानी जो काम आपका 5-6 यानी मिला जुला के मान लीजिए 10 घंटा में हो सकता है, और वो काम अभी कितना घंटा में हो रहा है, तो 40 घंटा में हो रहा है। यहाँ से आप ऐसे जाइएगा रेल से तो कितना आपको समय लग जाएगा, कम से कम नहीं तो 2 दिन से ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ से अब अभी ये जो कर दिया गया है अखौरा अगरतला रेल लिंक, अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ये, और यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइए, तो कितना पैसा का बचत है और समय का बचत है, समझ रहे हैं। तो ये रेल लिंक जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा पहल माना जा रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच। अब ये क्या है ना कि अब इधर से हम लोग जो इसको चिकन नेक कहते हैं ना, सिलीगुड़ी पूरी रोड, अब इधर से आने का जरूरत नहीं है। अब इसका जो है इसका जो इतना इंपोर्टेंट था, ये इंपोर्टेंट आप थोड़ा मोड़ा कम हो गया। अब इधर कोई भी सामान जाएगा तो आपको कम लागत पड़ेगा। अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आइए, ढाका आइए, फिर यहाँ पे आपका अब ये जो है ना 5 किलोमीटर रेल लाइन आपका यहाँ पे होगा, कहाँ पे हो जाएगा, अगरतला में, और 15 किलोमीटर जो है किधर है आपका, बांग्लादेश में है, अखौरा अगरतला रेल लिंक। तो ये बात आप याद रखिएगा, कितना किलोमीटर का है, तो क्या कहिएगा, 20 किलोमीटर का है। 5 किलोमीटर भारत में है और 15 किलोमीटर बांग्लादेश में है, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है आपका अखौरा और यहाँ पे पड़ता है आपका अगरतला, यही के बीच जो है आपका कल रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। बात समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से समझ ही गए होंगे। अब आपको हम यहाँ पे मैप दिखाते हैं, अब आप थोड़ा सा ज्यादा समझिएगा। अखौरा अगरतला, देखिए ये है आपका अगरतला, यहाँ पे है आपका अखौरा, यहाँ पे है ढाका। अब इधर आइएगा तो आपका वेस्ट बंगाल है। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाइए, 10-12 घंटा का समय लगेगा, नहीं तो ऐसे करके घूम करके आपको जाना पड़ता। तो समझ रहे हैं ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए आज समझ गए। तो अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर लिंक आपका शुरू करवाया गया किसके बीच, बांग्लादेश और भारत के बीच। ये बात कितना किलोमीटर कहिएगा, तो 20 किलोमीटर कहिएगा। 5 किलोमीटर भारत में है और 15 किलोमीटर कहाँ पे है, बांग्लादेश में, ठीक है। खुलना मोंगला बंदरगाह, देखिए मोंगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। अगर ये बंदरगाह यहाँ से जो है, यहाँ पे आपका क्या है, आवाजाही हो जाएगा, यहाँ पे भी रेल लाइन शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जो व्यापार करते हैं सिटवे बंदरगाह, देखिए 2-3 बंदरगाह आपको तो हमेशा याद ही रखना चाहिए, ठीक है। बांग्लादेश के हम लोग का जो है भारत के साथ यहाँ पे अभी 2-3 हम लोग किए थे। यहाँ पे कालाधन प्रोजेक्ट चल रहा है, किसके साथ, म्यांमार के साथ। ये आपका इधर म्यांमार देखिएगा, यहाँ पे जो है ना ये अभी यहाँ पे मान लीजिए कि कलकत्ता यहाँ इधर से आएगा, यहाँ पे सीटवे पर ये आपका बंदरगाह यहाँ पे आएगा। अब ये बांग्लादेश अगर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ डायरेक्ट आएगा आपका मोंगला बंदरगाह। कोई भी चीज जो है अपना बंदरगाह से यहाँ से जाने में, ये रेल लाइन से डायरेक्ट आपका बंदरगाह में पहुंच जाएगा, और हम लोग को कम से कम क्या लगेगा, खर्चा लगेगा। तो समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये एक तरह से बहुत ज्यादा जरूरी वाला प्रोजेक्ट खोला गया है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज आपको याद रखना है। खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन शुरू किया गया, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, एक तो जो है
अभी यूनिट 1 का किया गया था 2022 में, याद रखिएगा। इसका 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ही द्वारा उद्घाटन किया गया था। अभी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 का भी किया गया है। तो ये तीनों का अभी आपका उद्घाटन कल ही किया गया 1 नवंबर को, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि ये जो है आपका अगरतला अखोड़ा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कौन सा देश के साथ किया गया है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? तो बता चुके हैं। इसका क्या महत्व है ये भी बता चुके हैं। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये क्या है ना, आपका हम लोग का जो है पश्चिम बंगाल का जो बंदरगाह है, वहां से डायरेक्ट आपका मोंगला बंदरगाह जाएगा, फिर वहां से आपका सितवे पोर्ट होकर के कालाधान प्रोजेक्ट, फिर वहां से हम लोग थाईलैंड, म्यांमार और इधर के बीच जो है हम लोग रोड भी बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है पूरे विश्व को जोड़ना है, ठीक है। अभी जो है चाइना जो है अपना कर रहा है ना, क्या बोलते हैं, वन बेल्ट इनिशिएटिव रोड वाला, तो उसी को हम लोग को तोड़ देना है, ठीक है। वो भी जो है बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग ये सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए क्या, तोरखम सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अभी क्या है ना कि पाकिस्तान सरकार जो है, जब से वहां पे बम ब्लास्ट हुआ था, अभी से 1 महीना पहले बम ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारे लोग जो है वहां पे मृत्यु हो गया था। तो जितने भी अफगानी लोग आकर के पाकिस्तान में रहते थे, तो उसको बोला गया था 31 अक्टूबर उसको डेडलाइन दिया गया था कि 31 अक्टूबर टोटल 17 लाख ऐसे अफगानिस्तानी हैं जो कहां पे आके रह रहे हैं? पाकिस्तान में आके रह रहे हैं, ठीक है। और क्यों रह रहे हैं? जब आप लोग जानते हैं 2021 में जो है वहां पे पहले जब से अमेरिका में आपका जो है वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, तब से लेके अफगानिस्तान का कुछ सही नहीं चल रहा था। अमेरिका का सैनिक वहां पे आके बैठा हुआ था, बहुत सारा लोग वहां पे अशांति फैला हुआ था, तो बहुत सारा अफगानिस्तान उठ करके अफगानी लोग चले गए थे पाकिस्तान में। तो वहां पे अमेरिका का शासन चल रहा था, तो तब से लेकर के वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे जाके जब बस गए, तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था। अब इसके वजह से पाकिस्तान में हर दिन बम धमाका हो रहा है। तो पाकिस्तान के लोग का मानना है कि यहाँ पे जो भी गतिविधि गलत काम हो रहा है, आतंकवादी काम हो रहा है, बम धमाका हो रहा है, कौन कर रहे हैं? अफगानी लोग कर रहे हैं, जो अवैध रूप से आके रह रहे हैं। तो इन लोग को जो है क्या किया, 31 अक्टूबर तक बोला कि आप लोग जितने भी अवैध रूप से रह रहे हैं, 17 लाख के करीब अफगानी है, तो आप लोग क्या कर दीजिए, सीमा छोड़ के। आप तो कल तो 31 अक्टूबर था, लोग भाग नहीं रहे हैं, ठीक है, लोग के पास कोई दस्तावेज भी नहीं है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अभी हो गया है विवाद बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो यही जो है तोरखम, ये जो सीमा है ना तोरखम, ये तोरखम सीमा के पास जो है बहुत सारे लोग वहां पे जाके क्या हो गए हैं, जाके जमा हो गए हैं, और ये बहुत ज्यादा आपका हो गया है, विवाद में बात आ गया है, ठीक है। तो जो, और हम आपको पहले भी बोले, हम वही बात करते हैं जो आपका विवाद में रहता है, और क्वेश्चन भी वहीं से पूछा जाता है। पूछ देगा तोरखम सीमा तो फंस जाइएगा कि किसके किसके बीच है। तो यही है, देखिए आपका यही है तोरखम सीमा है, यहाँ पे है, ये आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इधर आइएगा तो अपना भारत है, ठीक है। तो प्यारा सा भारत है, तो यही है तोरखम सीमा, यहीं पे विवाद चल रहा है। और ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये लाइन है आपका, कौन लाइन? डूरंड लाइन, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनाया गया था, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो ये तोरखम लाइन के पास बहुत सारे लोग, 17 लाख लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, और यहाँ के, और ऐसे कहिएगा तो 41 लाख लोग है अफगानी टोटल है, क्योंकि अफगानिस्तान में वहां का जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी अस्थिर नहीं, अभी भी तालिबान का सरकार है, और तालिबान के सरकार को अभी भी बहुत सारा देश, हम लोग का जैसा देश अभी जो है तालिबान को क्या, हम लोग जो है अभी जो है कानूनी मान्यता नहीं दिए हैं, ठीक है, उसको दिए ही नहीं है मान्यता कि वो जो है सही भी काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमेशा गतिरोध बना हुआ रहता है। तो तोरखम सीमा थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे रफा बॉर्डर के बारे में आपको हम बताए थे पहले कि रफा बॉर्डर जो है आपका मिस्र और गाजा के बीच ये विवाद बना हुआ था, अभी रफा बॉर्डर भी खोल दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से तोरखम सीमा भी आपको याद रखना है। चलिए बात आगे बढ़ता है, ठीक है। यूनेस्को ने अपनी सृजनात्मक क्रिएटिव, देखिए सृजनात्मक सर कहिए या क्रिएटिव सर कहिए, दोनों एक ही है। तो अभी क्या है ना कि यूनेस्को जो है अपना जो है एक सूची जारी किया, आंद्रे ओजेलो, और उसमें जो है 55 शहर का नाम घोषित किया गया है। कौन सा शहर भाई? सृजनात्मक शहर या क्रिएटिव शहर में 55 शहर में से 2 शहर अपना भारत का, एक आपका कोझिकोड और दूसरा आपका कहां पे, मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, ठीक है। उसको जो है क्रिएटिव शहर की सूची में इसको शामिल किया गया। इससे पहले जो है भारत में 8 ऐसा शहर है जिसको क्रिएटिव शहर का घोषणा कर दिया गया, जैसे वाराणसी है, मुंबई है, चेन्नई है, आपका श्रीनगर है, ये क्या बता रहे हैं, हाँ श्रीनगर है ना। तो इस टाइप का पहले से जयपुर है, ये 8 शहर पहले से क्रिएटिव शहर के सूची में दे दिया गया। इस बार 2 शहर को दिया गया है। कौन कौन शहर है तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। केरल का कोझिकोड शहर को जो है साहित्यिक शहर घोषित किया गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को जो है कौन सा, संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है। ये बात याद रखिएगा। अभी इसका जो है आपका होने वाला है, वो क्या बता रहे हैं, क्रिएटिव शहर, सृजनात्मक जो है क्रिएटिव शहर का सम्मेलन भी होता है, यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, पुर्तगाल में होने वाला है, ठीक है। तो इसको बोला है कि आप लोग अपना जो है जो भी है अपना सूची लेकर के वहां पे पहुंचिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब टोटल जो है भारत के पास जो है क्रिएटिव शहर में टोटल शहर कितना हो गया,
8 शहर हो गया, ठीक है। वो उससे पहले भी किया गया था कुछ शहर को, ठीक है। अब टोटल 8 शहर उसके पास हो गया। इस बार कौन कौन शहर को दिया गया है, क्या कहिएगा, कोझिकोड को, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ग्वालियर को। तो कोझिकोड को कौन सा शहर, साहित्यिक शहर के रूप में, और ग्वालियर को, यही ग्वालियर के थे तानसेन, जानता है ना तानसेन को, है नवरत्न में रहते थे। तो आपका तानसेन जो है आपका मियां का मल्हार, आप लोग जानते होइएगा, हिस्ट्री पढ़ रहे होइएगा तो, ठीक है। तो ग्वालियर के यहीं पे जो है आप राजा थे, ठीक है, रीवा के राजा थे, उसी के दरबार में रहते थे आपका कौन, तानसेन। तो उसी के दरबार से गए थे, कहाँ पे, अकबर के पास गए थे, है ना। तो ग्वालियर हमेशा से एक हॉट स्पॉट बना रहा है, तो संगीत सर, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि संगीत के लिए ये जो है ग्वालियर फेमस रहा है, ठीक है। तो उसी को जो है संगीत शहर के रूप में आपका स्थान मिला है। अब ये थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में बता देता है। टोटल जानता है 100 कंट्री में लगभग 350 ऐसा शहर है जिसको क्रिएटिव शहर, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ये विश्व की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहिएगा कि भारत का बात। तो टोटल 100 कंट्री है, उसमें से 350 शहर को जो है क्रिएटिव शहर के रूप में अभी तक यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया है। इस बार हम लोग का भारत का 2 शहर को मिल गया। अब आइए थोड़ा सा यूनेस्को, अभी यूनेस्को जो है अपना जो है विश्व विरासत जो है अपना शहर ये घोषित किया गया था ना 2 तो एक आपका अभी क्या था, आपका एक शांति निकेतन था, 41वां बना था शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन बना था ना शांति निकेतन। और 42वां कौन बना था, तो कौन, होशियार मंदिर समूह बना था, जो आपका कर्नाटक हेलीपैड में था होशियार समूह का मंदिर, तो वो अलग है, ठीक है। तो उधर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और क्रिएटिव शहर में कहेगा तो ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए फंसाना चाहेगा तो दोनों मिला नहीं दीजिएगा, वो अलग है, ठीक है। वो जो है आपका धरोहर जो है घोषित किया जा रहा है यूनेस्को द्वारा, अमूर्त वाला, तो वो अलग है, ठीक है। इसको अलग रखिएगा, ये क्रिएटिव शहर वाला सूची है, ठीक है, जिसमें आपका कोझिकोड को साहित्यिक शहर और किसको, ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में इसको नामित किया गया है, ठीक है। अब आइए थोड़ा यूनेस्को का स्थापना 1945 में, जानते हैं यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म ले लीजिए, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। क्या बोले, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका स्थापना 1945 में। इसके महानिदेशक कौन है भाई, आंद्रे अजोलो है, कौन कहिएगा, आंद्रे अजोलो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, क्या कहिएगा, पेरिस कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस का राजधानी है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फ्रांस कहाँ है, तो फ्रांस, अब फ्रांस जो है फ्रांस के पास है, चलिए फ्रांस आपको दिखा देता है। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ जो है करंट पढ़िए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट पढ़िए, तब देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में। कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा, रट के रह जाइएगा। आज के डेट में कोई भी एग्जाम हो, छोटा छोड़िए यूपीएससी बीपीएससी, छोटा सा छोटा एग्जाम भी आप नहीं निकाल सकता अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है चीजों को समझने का, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा घुमा फिरा के, कुछ क्वेश्चन रटने वाला आप लगा लीजिएगा तो उससे रिजल्ट थोड़े बनेगा। आपको रिजल्ट बनाने के लिए एक्सेलेंट मानना पड़ेगा, और एक्सेलेंट मानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। रट करके मार के हर एग्जाम में मार के आइएगा, 10 में से 5 मार के आइएगा, 5 छूट जाएगा, उसमें तो रिजल्ट थोड़े बनेगा। सब कोई मार के आता है 5 को, आप भी मार के आइएगा। तो रिजल्ट बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी, फैक्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, फैक्ट भी चाहिए, तो वो उसको आपको इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है फ्रांस, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पुर्तगाल है, ये आपका स्पेन है, ये आपका जो है फ्रांस है, ठीक है। ये आपका इधर आइएगा तो ये आपका फ्रांस पड़ता है, यहाँ पे अटलांटिक है, ये आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपका डोबर जल संधि है, तो ये आपको फ्रांस याद रखना है, ठीक है। फ्रांस, यहीं पे आपका पेरिस है, सीन नदी जब बहता है, तो ये बात आपको याद रखना है, ये भूमध्य सागर है, ये फ्रांस है, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ना, फ्रांस, इसी को फ्रांस बोलते हैं, इधर जर्मनी है, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा चीज आपको, यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ का राष्ट्रपति है, ठीक है। अभी ये भी आए थे यहाँ पे, क्या बोलते हैं, इजराइल में, क्योंकि यहाँ पे भी जो अभी जो युद्ध चल रहा है, तो इसको लेकर के हमेशा ये विवाद में तब से बना हुआ है। तो आपको थोड़ा सा, कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे थे। तो आइए, तो ये हो गया आपका यूनेस्को के बारे में। अब आइए, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंद्रे अजोलो है। कुल 55 शहरों को विभिन्न जो है सृजनात्मक क्षेत्र के रूप में इस बार नामित किया गया था, ठीक है, आंद्रे अजोलो द्वारा। उसमें से 2 शहर तो हम आपको बता ही दिए हैं। यूनेस्को को सृजनात्मक शहर नेटवर्क का सम्मेलन 2023 में कहाँ पे होगा, पुर्तगाल में आपका अभी होने वाला है, ठीक है। तो पुर्तगाल का राजधानी कहाँ है, लिस्बन है। कौन सा नदी के किनारे, टंगस नदी के किनारे। अभी पुर्तगाल आपको दिखाया ना, ये पुर्तगाल के थे अपना वास्को डी गामा, जो भारत आए थे 1498 में, ठीक है। तो पुर्तगाल वहां पे ना, देखिए यहाँ पे 2-3 देश है, इसको आप हमेशा याद करते रहे।
देखते, देखिए मैप देखिएगा बार बार ना, तो आप ऐसे ही याद रखिएगा, आपको ऐसे कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, ये आयरलैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड है। इधर आइएगा तो स्कॉटलैंड हो जाएगा, ये आइएगा तो वेल्स हो जाएगा। वेल्स यहाँ पे, इधर देखिएगा स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन मिला करके आपका ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यहाँ पे ये आपका उत्तरी आयरलैंड मिल जाएगा तो क्या कहिएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। तो ये वाला आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आपका ये द्वीप भी है, ये इसको ये आप ऐसे करके इसको द्वीप भी कहते हैं। इसका नाम, ये जो आयरलैंड है, ये एमराल्ड द्वीप में बसा हुआ है, एमराल्ड द्वीप भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर में आइएगा तो इधर क्या है आपका, नॉर्वे है, सॉरी हाँ नॉर्वे है, इधर आपका स्वीडन है, ये आपका फिनलैंड है, नाटो का 31वां सदस्य बनने वाला देश आपका ये फिनलैंड था। इधर आइएगा तो रसिया आइएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये पूरा टोटल रसिया है। अभी रसिया का एक बात बताते थे, 75% भाग जो है रसिया का एशिया में पड़ता है, और 25% भाग जो है रसिया का किधर पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे काकसस पर्वत है, ऐसे करके इधर जाइएगा तो आपका क्या, ये कैस्पियन सागर है, ऐसे करके इधर आपका। और देखिए 75% भाग रसिया का कहाँ पे, एशिया में, मगर 75% जनसंख्या कहाँ रहता है, यूरोप में रहता है। किसका, इसका आपका रसिया का, रूस का, पुतिन जी का। ये बात याद रखिएगा, पूरा उल्टा है, ठीक है। ये आपका, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साइबेरिया क्षेत्र है, ये पूरा आपका इधर ही पड़ता है, एशिया में ही पड़ता है, मगर इधर आबादी बहुत कम रहता है। तो 25% जगह में 75% आबादी रहता है, और इधर 75% जगह में 25% आबादी रहता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा जान के चलना है। चलिए आगे बढ़े, आपको हम ऐसे क्लियर करा देंगे तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलिए यूनेस्को के बारे में समझ के चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भैया, श्रीलंका के बाद देखिए, अभी श्रीलंका जो है आप लोग जानते हैं कि 5 देश को जो है वीजा मुक्त बना दिया था, कि 5 देश का नागरिक अगर श्रीलंका टूरिस्ट में अगर कोई घूमने फिरने के लिए जाता है तो उसको वीजा का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में ये बात किया गया था, किसके, श्रीलंका के सरकार द्वारा। श्रीलंका का ये राष्ट्रपति कौन है, तो रानिल विक्रमसिंघे है, और वह प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धन है, ठीक है। तो वो अभी वहां के राष्ट्रपति यही बात बोले थे कि वीजा नहीं मिलेगा, उसमें से 5 देशों में से एक भारत था। अब इसी के तर्ज पर क्या कर दिया है, थाईलैंड, थाईलैंड का राजधानी, ये जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, तो सरिता थावेसिन है। ये आपका सरिता थावेसिन क्या कर दिया है, इसने भी बोला है कि थाईलैंड में आइए, घूम फिर के जाइए, कोई वीजा का जरूरत नहीं है। क्यों भाई, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि देखिए चौथा भारत जो ऐसा देश है जो पर्यटक के मामले में चौथा ऐसा देश है जो थाईलैंड में जाता है। सबसे अधिक जो है मलेशिया और चाइना के लोग वहां जाते हैं, उसके बाद हम लोग चौथे नंबर पे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं थाईलैंड में, नहीं सुनते थाईलैंड मसाज कराना है कैसे कैसे, तो आदमी सब बोलता है, ठीक है। तो वहां पे लोग जाता है घूमने के लिए, बीच बीच है थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है, बहुत ज्यादा फेमस रहता है। तो अभी क्या कर दिया है ना, भारत के लोगों के लिए वीजा मुक्त कर दिया है। कब तक करेगा भाई, ये 10 नवंबर से लेकर 10 मई 2024 तक जो है ये भारतीय पर्यटकों के लिए ये क्या कर दिया है, वीजा मुक्त कर दिया है। कोई भी भारतीय लोग जाइए, अब पैसा कम खर्चा होगा। अब आप मिला जुला करके थाईलैंड जाइएगा ना, तब 20-30 हजार में घूम फिर करके आ जाइएगा थाईलैंड से। वीजा लगेगा ही नहीं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सुविधा दिया जाएगा, क्योंकि अब हर एक सरकार का मानना यही है कि पर्यटक को बढ़ावा देना है, पर्यटक से बहुत ज्यादा इनकम आता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी एकता दिवस मना है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को, बताए भी थे उस दिन हम आपको। तो वहां पे जो है, जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खुला बना है, विश्व का सबसे बड़ा आपका मूर्ति बना है, लोग जाते हैं वहां के। ये वो जो नगर है, मतलब नर्मदापुरम है, कौन सा जगह था भाई, एकता नगर नाम पड़ गया उसका, ठीक है। तो एकता नगर के लोग को अभी वहां पे न्यूज में आ रहा था, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी ये बात दिया कि वहां के लोग को रोजगार मिल गया। सिर्फ एक इतना बड़ा जो है आपका एक मूर्ति बना दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, लोग देखने के लिए जाता है। अब लोग देखने के लिए जाएंगे तो वहां पे ऑटो, टोटो, जो भी गाड़ी है, ई रिक्शा है, जो भी है उसका यूज करेंगे, जाएंगे तो रहेंगे भी वहीं, खाएंगे भी वहीं, लोग को रोजगार मिलेगा। तो लोग को रोजगार जब मिलेगा तो वहां का स्थिति सही होगा कि नहीं होगा, होना ही होना है। तो पर्यटक ना बहुत जरूरी है। अगर कोई क्षेत्र को, कोई अगर एरिया को विकसित करना है, विकास मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो वहां पे पर्यटक का कुछ ना कुछ काम कीजिए। अगर पर्यटक का काम करते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो है वो एरिया का जो भी लोग है, बेरोजगारी भी कम होगा, ठीक है, लोग को कुछ रोजगार मिलेगा, और लोग का जो जीवन शैली जो है बहुत परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अलग अलग देश के लोग के साथ मिलेगा, देखेगा, सुनेगा, बैठेगा, तो आदमी का मानसिक रूप से भी लोग आदमी थोड़ा सा अपडेट होता है। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है। तो यही किया है थाईलैंड सरकार जो है ना, क्या कर दिया, भारतीयों के लिए जो है अभी वीजा मुक्त कर दिया है कि जाइए। और कब से कब किया है, 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक। वहां के थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, सरिता थावेसिन है। थाईलैंड का राजधानी कहाँ है, बैंकॉक है। बैंकॉक घोषणा पत्र याद रखिएगा, आपको बताए थे हम, आसियान का जो है गठन हुआ था 1967 में, ठीक है। आसियान यही बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ था, 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था ना आसियान। अभी आसियान में टोटल कितना देश, 11 देश, तो पहले 10 देश था। तो यही बैंकॉक घोषणा पत्र, ये बैंकॉक आपका थाईलैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसी के तर्ज पर है
ताइवान है ना, ताइवान, अभी तो ताइवान के साथ जो है एगो लफड़ा हो गया, चाइना वाला बोला कि आपको अभी अटैक करने वाले हैं। एक कोई टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ना, सारे को ध्वस्त करने की बात कर रहा है। तो ताइवान भी ऐसा करने जा रहा है। अभी ये भी न्यूज में आ रहा था, खबर में आ रहा था कि ताइवान भी ऐसा करने जा रहा है पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। तो यह याद रखेगा, श्रीलंका के बाद थाईलैंड सरकार भी भारतीयों के लिए वीजा मुक्त कर चुका है। ठीक है, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अगर होगा तो आपको थोड़ा सा हम ये दिखा देते हैं। ये अपना कोझिकोड है, इसको साहित्यिक शहर बना दिया गया है। कौन सा कहिएगा? साहित्यिक शहर। और इसको क्या कहिएगा? तो संगीत शहर के रूप में नामित किया गया है। टोटल कितना शहर बोले थे? 8 शहर। और ऐसे यूनेस्को के विरासत सूची में टोटल कितना है? 42 है। 42 में से अंतिम कौन था? तो क्या कहिएगा? 42वां कहेगा तो क्या कहिएगा? वही आपका क्या बोलते हैं ये होशियार से जो आपका जो है मंदिर समूह था, कर्नाटक का हेलीवेड वाला। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। मेरे हिसाब से अब नहीं है। ठीक है, जो भी बताते हैं देखिए, इसको आप इस तरह से अगर समझते हुए चलिएगा तो आपको पढ़ने में, समझने में, सारा चीज में आपको बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है, रटने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, और मराठा के बारे में तो और बहुत कुछ बताने वाले थे। ठीक है, शिवाजी के बारे में, शिवाजी के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते भी होइएगा, मराठा साम्राज्य का होगा। चलिए रहने दीजिए, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर हम इसके बारे में अभी बताए थे, बागनक के बारे में बताए थे। बिरिटिन से लेके आया गया था शिवाजी का बागनक, जो अफजल खान को जो मारा था बागनक से, अफजल खान। तो ये शिवाजी को, अफजल खान को लेकर के ये हमेशा हिट में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। तो ये चीज जानते चलिएगा। ठीक है, अफजल खान कौन था? तो यहाँ पे अहमदनगर, वहां पे आपको बताए थे ना, बीजापुर। तो आज का जो महाराष्ट्र देख रहे हैं, पहले का वो बीजापुर हुआ करता था। ठीक है, और वो जो है वहीं के जो है राजा हुआ करते थे। ठीक है, उसी का सैनिक था आपका कौन? ये अफजल खान। तो उसी को ये जो शिवाजी मारे थे, ठीक है, उसी का बाद में बिरिटिन से अभी लाया गया है। ठीक है ना। चलिए, कभी फिर मौका मिलता है तो फिर शिवाजी के बारे में हम बात करेंगे, है ना। इतना जितना बताए हैं उसको थोड़ा सा समझते चलिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल एक नया एनर्जी के साथ, नया जोश के साथ। फिर हम लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।